क्लास 12th हिंदी में ये निबंध पक्का आएंगे। ये पढ़ लिया तो 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 5 निबंध आप लोगों ने पढ़ लिया तो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कौन कौन से? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का कारण एवं निवारण। ठीक है। दूसरा क्या है? भारत में बेरोजगारी। तीसरा क्या है? विज्ञान अभिशाप या वरदान। चौथा अनुशासन विद्यार्थी पर निबंध। पांचवा है नई शिक्षा नीति। और हाँ बच्चों, ये निबंध हमने देखा है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार रिपीट होने वाले ये निबंध हैं। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कारण एवं निवारण। ठीक है। इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, ये इम्पोर्टेंट निबंध है। ये निबंध ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल ये पूछा ना गया हो। ये निबंध हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कारण एवं निवारण। ठीक है, देख लेते हैं। पहले लिखेंगे हम प्रस्तावना। ठीक है, बोर्ड कॉपी में लिखना है पहले प्रस्तावना हेडिंग। ठीक, देख लेते हैं प्रस्तावना में हमें क्या लिखना होता है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। ठीक, शुद्ध वायु, जल और भूमि के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे हमारे पास शुद्ध वायु नहीं होगी, जल नहीं होगा, भूमि के बिना जीवन असंभव है। ये सही बात है ना। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। वो तो है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्व में सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं ने प्रकृति का असंतुलन बिगाड़ दिया है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि भी इतनी हो रही है, इस वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे सब लोग पेड़ पौधे सब कट रहे हैं और घर शहर बन जा रहे हैं। ठीक है, गांव से शहर बन जा रहा है और पेड़ पौधे सब कट रहे हैं, इसलिए पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी जीवन सुरक्षित होगा। ठीक है, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। ठीक है। यदि समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है बच्चों, तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो बच्चों आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। और आपकी बोर्ड परीक्षा ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रदूषण के कारण। ठीक, प्रदूषण के कारण देख लेते हैं क्या है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। ये सही बात है। जैसे कारखानों से और वाहनों से, गाड़ी मोटर से निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायु को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। ठीक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे पेड़ है, हमारे यहाँ सारे पेड़ कट जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अब गांव में पेड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, पेड़ की कटाई हो जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है? पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही है। नदियों में गंदा पानी और कूड़ा डालने पर जल क्या हो रहा है? प्रदूषण हो जा रहा है। प्रदूषण यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है। प्लास्टिक का अधिक प्रयोग भी एक बड़ा कारण है। यानी कि हम लोग जो प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, जैसे बोतल हो गया, ये सारी चीज का हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? पर्यावरण को प्रदूषण करने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, दूषित करने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या भी प्रदूषण को बढ़ाती है। ध्वनि प्रदूषण भी शहरों में तेजी से फैल रहा है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग भूमि को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी ध्वनि प्रदूषण, जो गाड़ी मोटर से निकलने वाली आवाजें होती हैं, ये तेजी से फैल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दुष्ट परिणाम अब देख लेते हैं, यानी कि दुष्ट परिणाम क्या है इसके।
प्रदूषण के कारण अनेक रोग फैल रहे हैं, यानी जैसे प्रदूषण हो रहा है तो अनेक रोग फैल रहे हैं, ठीक है। वो तो जाहिर सी बात है, फैलता तो है ही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में चेंज आ रहा है, ठीक है। मौसम में असमान परिवर्तन हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, ठीक है। मानव और पशुओं पक्षियों का जीवन संकट में है, यानी कि जो मनुष्य है और पशु पक्षी है उनका जीवन संकट में है, ठीक है। शुद्ध जल की कमी हो रही है, बिल्कुल सही बात है, शुद्ध जल की कमी हो रही है। सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, ठीक है। प्रकृति आपदाएं भी बढ़ जाती हैं। आने वाली पीढ़ियां के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, यानी कि आज हमारा प्रदूषण इतना दुष्परिणाम हो रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को क्या होगा, खतरा उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं निवारण के उपाय, देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आप लोग इसको देखकर जरूर जाइएगा, ठीक। और ये सरल शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, यहाँ लिखा क्या, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते ही हैं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, सब लोग करते हैं, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। सरकार और समाज को मिलकर जागरूकता फैलानी चाहिए। कारखानों के धुएं पर नियंत्रण होना चाहिए। जल स्रोतों के सफाई पर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि आज के ज़माने में कोई पालन नहीं कर रहा है और सब लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उपसंहार। उपसंहार में हमें क्या लिखना होता है, जितना हमने ऊपर से पूरा नीचे तक हमने लिखा है हेडिंग, उसका सबका निचोड़ लिखना होता है उपसंहार में, समझ में आया। यदि हम अभी सावधान नहीं हुए तो क्या होगा, भविष्य को अंधकारमय हो जाएगा, ठीक है, अंधकारमय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी को पर्यावरण का रक्षा करनी चाहिए और क्या, पेड़ लगाने भी चाहिए, ठीक है। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण से ही देश का विकास संभव है। समझ में आई आप लोगों को ये बात, ठीक है। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और पृथ्वी को क्या करें, सुरक्षित बनाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। परीक्षा के लिए कुछ सुझाव हमने लिए हैं। प्रश्न का अध्ययन, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, यह सुनिश्चित कर ले कि आप सही दिशा में उत्तर दे रहे हो, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट निबंध की ओर, ठीक है। बच्चों हम आ जाते हैं बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की समस्या, यानी कि भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है। और आपको वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। प्रस्तावना पहले हमें लिखनी होती है, ठीक है। भारत एक विकासशील देश है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, भारत एक विकासशील देश है। जनसंख्या क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास है, ठीक है। रोजगार के अवसर कम होने के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है। रोजगार यानी रोजगार मिल नहीं रहा है और बेरोजगारी की समस्या गंभीर समस्या बनती जा रही है, ठीक है। युवा वर्ग शिक्षा के बाद उचित कार्य नहीं मिल रहा, यानी कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान पढ़ लेता लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता है, ठीक, कार्य नहीं मिल पाता। इससे देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। बेरोजगारी राष्ट्रीय प्रगति का बाधा बनती जा रही है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, कृषि सीमित रोजगार हो सकता है, शिक्षा और कौशल हो सकता है, ठीक है, औद्योगिकीकरण की कमी हो सकती है, ठीक। ये हमारे क्या है, बेरोजगारी के कारण है, ठीक। अब क्या देख लेते हैं, जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, भारत की बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी की
सबसे बड़ी समस्या बढ़ रही है। ठीक है, सबसे रोजगार की मांग वृद्धि हो रही है। ठीक है, रोजगार मिल नहीं रहा, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको बात। औद्योगिकीकरण की कमी। औद्योगिकीकरण की कमी से सीमित रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे युवाओं के लिए नौकरी पाना मुश्किल होता है। यानी कि आजकल के लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन डिग्रियां पा लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है कि रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, कृषि सीमित रोजगार। कृषि क्षेत्र में सीमित रोजगार विकल्पों के कारण कई श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक है, शिक्षा और कौशल। शिक्षा और कौशल में क्या होता है? शिक्षा और कौशल के बीच असंगति बेरोजगार को बढ़ाती है। युवा सही कौशल सही नहीं सीख पाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है बेरोजगारी का दुष्ट परिणाम। ये क्या दुष्ट परिणाम क्या होता है? यानी कि गरीबी और भुखमरी आ जाती है, अपराध होता है, मानसिक तनाव आ जाता है, आर्थिक विकास। ठीक है, बेरोजगारी से गरीबी और भुखमरी की समस्या बढ़ती है, जिससे लोगों की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी बेरोजगारी बढ़ जाएगी और खाने का नहीं होगा और भुखमरी की समस्या बढ़ जा रही है। ठीक है, अपराध क्या होता है? बेरोजगारी से अपराध और सामाजिक अशांति में वृद्धि होती है, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है। ठीक है, मानसिक तनाव क्या होता है? बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती हैं, जो युवाओं के लिए गंभीर चिंता है। यानी कि बेरोजगारी क्या है? अभी कोई बच्चा है, वो अगर पढ़ लिख लिया अच्छे से और उसने इतना पैसा लगा के पढ़ा, उसे मानसिक तनाव आ जाएगा, यानी नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी, तो वो क्या कर लेगा? आत्महत्या तो करेगा ना। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? बेरोजगारी आर्थिक विकास में बाधा डालती है। ठीक, यानी बेरोजगारी होगी तो क्या आर्थिक विकास, यानी घर खर्च नहीं चल सकते ना, जिससे राष्ट्र की समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं कारण, देख लेते हैं कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा और रोजगार में असंतुलन, उद्योग की कमी तथा तकनीक विकास के कारण मशीनों की अधिक उपयोग बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, कौशल की कमी एक कारण है। कृषि पर अधिक निर्भरता की समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे ये है कि आजकल का इंसान अगर पढ़ लिख लेता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि ना आजकल ना मशीनें सारा काम करने लगी, हर चीज मशीन करती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें AI आ गया, आप लोग देख सकते हैं कि कितना काम उससे, कितना सरल तरीके से इंसान काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मनुष्य की जगह मशीनें काम करने लगी है, तो वहाँ पे किसी की अब काम करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, तो वहाँ पे किसी को कैसे नौकरी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दुष्ट परिणाम। अब यहाँ इसके दुष्ट परिणाम क्या है? बेरोजगारी से गरीबी, अपराध और निराशा बढ़ती है। युवा वर्ग हताश हो जाता है, देश की प्रगति की रुक जाती है, परिवार आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, समाज में असंतोष फैलता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। आ गई समझ में ये बात? ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब बेरोजगारी का समाधान क्या है? हम समाधान देखते हैं। ठीक, समाधान क्या है? रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए, लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, कौशल विकास कार्यक्रम चलाने चाहिए, नए उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार को अवसर बढ़ाने जाए चाहिए। ठीक है, ये समाधान हो सकता है इसका। ठीक है, अब आता है उपसंहार। उपसंहार में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उपसंहार आप लोगों को कैसे लिखना होता है? अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, उपसंहार नहीं लिख पाते। उपसंहार वो बच्चे सोचते हैं ना कि कैसे लिखें। ठीक है, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं और नंबर हमारे कट जाते हैं। ठीक, हम बताते हैं कि उपसंहार कैसे लिखते हैं। ठीक, सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। युवा को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देनी चाहिए।
सही है। आत्मनिर्भर युवा को क्या देना चाहिए? प्रेरणा देनी चाहिए। तभी देश का क्या होगा? सर्वांगीण विकास संभव होगा। ठीक है। और इसमें परीक्षा के लिए क्या सुझाव है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। इसमें आप सही दिशा में उत्तर दे पाएंगे, देने में सक्षम। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और उसका उत्तर कुछ और दे देते हैं। ठीक है। अब देख लेते स्पष्ट विभाजन। अपने उत्तर को स्पष्ट रूप से परिचय, मध्य भाग और निष्कर्ष में विभाजित करें। यह संरचना को बेहद बनाता है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि निबंध में आप लोगों को परिचय, निष्कर्ष और बेहतर संरचना, यानी कि 3 भाग में निष्कर्ष, परिचय और मध्य भाग, इसको सही से लिखना है। ठीक है। समझ में आ रहा है लाइन? ठीक। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान आवश्यक है। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, बिल्कुल सही, जिससे मिलकर हल करना होगा। शिक्षा, कौशल और सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण। युवाओं को उत्साह समाधान की कुंजी है। ठीक है। बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं है बच्चों, बल्कि सामाजिक असंतुलन का भी कारण बनाती है। ठीक है। आप लोगों को ये बात समझ में आई होप आ गई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट निबंध की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये निबंध है। अब हम आ जाते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप पे। आई होप आप लोगों को 2 निबंध जो हमने बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलते हैं विज्ञान वरदान और अभिशाप निबंध पे। ठीक है। प्रस्तावना। पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। बिल्कुल सही बात है, विज्ञान का युग तो है। विज्ञान में मानव जीवन को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। आज हम विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। विज्ञान ने हर क्षेत्र में परिवर्तन लाया है। ठीक है। विज्ञान ने परिवर्तन लाया ही है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले था कि हम लोग स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन हाँ आज के ज़माने में है कि हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑनलाइन ही देख रहे होंगे। ठीक है। विज्ञान की ही ये देन है कि हाँ ऑनलाइन में बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है। विज्ञान के लाभ क्या हैं? लाभ देख लेते हैं हम लोग क्या है। लाभ बहुत से लाभ हैं। ठीक। जीवन को आसान बना दिया, स्वास्थ्य में सुधार, तकनीक विकास कर दिया। ठीक है। विज्ञान ने दैनिक जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया, जिससे हम समय की बचत कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि समय की बचत कैसे कर सकते हैं? हम लोग पहले होता था कि स्कूल से हम लोग कोचिंग जाते थे। कोचिंग अब नहीं जाना है। अभी हम लोग ये ऑनलाइन आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो आप लोग कहीं भी चला के देख सकते हो। ठीक है। अब विज्ञान की ये देन है, ये सुविधाजनक बन गया कि हमारा समय की बचत होगा, जाने की बचत होगा। इस वजह से ये सारा क्या है, जीवन को आसान बनाने के लिए क्या दिया है, विज्ञान के लाभ हैं। ठीक है। स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार क्या है? नई चिकित्सा तकनीक और अनुसंधान से रोगों का बेहतर उपचार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ठीक। तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में हम लोग देख लेते क्या है। जीवन ने शिक्षा और संचार में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे ज्ञान का प्रसार अधिक आसान हुआ है। ठीक है। यानी कि आप लोगों ने अभी एक नई न्यूज़ आ रही थी कि हाँ स्कूलों में भी अब यूट्यूब का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है। यूट्यूब से रिलेटेड पढ़ाई होगी, कंटेंट क्रिएटर। ठीक है। विज्ञान ने शिक्षा और संचार में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे ज्ञान का प्रसार अधिक आसान हो जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं विज्ञान से हानि क्या है। ठीक। विज्ञान क्या? विज्ञान स्वयं ने ना अच्छा है और ना ही बुरा है, इसलिए इसे वरदान या अभिशाप बनाता है। ठीक है। विज्ञान के हानि देख लेते हैं। हानि क्या है? पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक दूरी, अनैतिक प्रयोग। ठीक है। विज्ञान की अनियंत्रित प्रगति से पर्यावरण को प्रदूषण बढ़ा है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक है। ये चीज हाँ ये तो हानिकारक है। ठीक है। यानी पर्यावरण को प्रदूषण बढ़ रहा है इससे। सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी क्या है? आधुनिक तकनीक उपकरणों से विज्ञान सामाजिक दूरियां को बढ़ावा दिया, व्यक्तिगत संबंधों को कमजोर करता है।
सामाजिक दूरी है। ठीक है। अनैतिक प्रयोग, विज्ञान का अनैतिक प्रयोग जैसे हथियारों का विकास समाज के लिए गंभीर खतरों का कारण बनता है। समझ में आया? विज्ञान के लाभ क्या हैं? लाभ तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, लाभ क्या है हमारे जीवन में। विज्ञान चिकित्सा, संचार और यातायात के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। बिल्कुल सही है। चिकित्सा में भी प्रगति हुई है, यातायात के क्षेत्र में अद्भुत की प्रगति हुई है। बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट में जीवन को आसान बना दिया है। मोबाइल और टीवी से जानकारी तुरंत मिलती है। अंतरिक्ष में तभी मानव ने सफलता प्राप्त की है। खेती में नई तकनीक का उत्पादन बढ़ा है। मतलब विज्ञान के लाभ क्या हैं? अभी हमारे पास कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट, ये किसकी वजह से? विज्ञान की वजह से है। विज्ञान नहीं होता तो क्या हमारे पास होता? नहीं होता ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विज्ञान से हानि क्या है, यानी कि विज्ञान से हमें क्या लॉस है। ठीक है। परमाणु हथियारों का निर्माण, प्रदूषण की वृद्धि और मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता इसके दुष्ट परिणाम है। ठीक। तकनीक के कारण बेरोजगारी भी बढ़ती है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी समस्या, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक। बहुत लोग इसका प्रयोग करके बहुत विज्ञान को हानि भी मिलती है। ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? विज्ञान स्वयं में ना तो वरदान है, बिल्कुल सही बात, ना तो वरदान है ना ही अभिशाप है। अभी हमने बताया आपको, मनुष्य के उपयोग पर निर्भर करता है। ये यानी कि क्या है, मनुष्य कैसे इसे प्रयोग में लाता है। ठीक है, उपयोग पर निर्भर करता है। सही उपयोग से वरदान है, बिल्कुल सही है। अगर विज्ञान को हम क्या करते हैं, सही उपयोग करेंगे तो क्या है? वरदान है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो क्या है? हानिकारक, यानी सिद्ध हो सकता है। ठीक, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। परीक्षा के लिए कुछ पॉइंट है, ये आप लोग देख सकते हैं, पहले भी अभी हमने बताया है, वही पॉइंट लिखे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट निबंध को। और ये निबंध बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा, लगातार पूछता आ रहा है, इसलिए इस निबंध को भी हमने रखा है इम्पोर्टेंट में। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक हमने 3 निबंध आप लोगों को बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं छात्र अनुशासन पर निबंध। ठीक, आई होप आप लोगों को 3 निबंध अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना। ठीक है, देख लेते हैं पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? अनुशासन जीवन की सफलता की कुंजी है। अनुशासन क्या है? जीवन की सफलता की कुंजी है। विद्यार्थी जीवन में इसका विशेष महत्व है। छात्र ही देश का भविष्य होते हैं। यदि छात्र अनुशासित होंगे तो देश की क्या होगी? उन्नति होगी। मतलब जैसे स्कूलों में होता है कि आजकल के विद्यार्थी अनुशासित नहीं होते हैं। कोई खेल रहा है तो कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, यानी वो बच्चा अनुशासित नहीं है। तो क्या हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, अगर इस तरह के लोग रहेंगे। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अनुशासन का महत्व क्या है? अनुशासन से समय का सदुपयोग होता है। यानी अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो क्या होगा? समय का सदुपयोग होगा। समय से हर चीज हम कर पाएंगे। ठीक है, चरित्र निर्माण होता है, सफलता प्राप्त होती है, नियमित अध्ययन की आदत बनती है, शिक्षण और अभिभावक का सम्मान करना सीख जाता है। अगर बच्चा, विद्यार्थी यानी कि वो अनुशासन में होगा तो क्या होगा? शिक्षक और अभिभावकों का क्या करेगा? सम्मान सीख जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुशासनहीनता के दुष्ट परिणाम। दुष्परिणाम क्या है? अनुशासनहीनता छात्र पढ़ाई में बिछड़ जाता है, समाज में उनका सम्मान कम हो जाता है, वे गलत संगति में पड़ सकते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यानी कि अनुशासनहीनता से बच्चे यानी कि विद्यार्थी बिछड़ जाते हैं, समाज में उनका क्या होता है? असम्मान होता है, सम्मान कम हो जाता है, वे संगति में पड़ सकते हैं, उनका भविष्य
अंधकारमय हो सकता है। ठीक, संगत से ही बच्चा बिगड़ जाता है, विद्यार्थी संगत में ही रह के बिगड़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उपसंहार। उपसंहार क्या है? विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, भविष्य का निर्माण करना चाहिए, अनुशासन से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक, छात्र अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन क्या है? दिशाहीन रहता है। ठीक, अनुशासन को अपना क्या बनाना चाहिए? सर्वोच्च गुण बनाना चाहिए। अब आते हैं परीक्षा के लिए सुझाव। वही है सुझाव, अभी हमने आपको बताया था वीडियो में, आपने देखा होगा, और इसको आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में इस बार 2026 में भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट निबंध की ओर। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप आप लोगों को 4 निबंध जो भी हमने बताए हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। चलिए देख लेते हैं नई शिक्षा नीति, इम्पोर्टेंट निबंध। ठीक है, प्रस्तावना देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति क्या है? भारत सरकार ने शिक्षा को आधुनिक और उपयोगी बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा को व्यवहारिक और रोजगार परक बनाना इसका मुख्य लक्षण है। नई शिक्षा नीति क्या? आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लग गए हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या ये नई शिक्षा नीति का उदाहरण है। ठीक है, अच्छे से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन हो रही है पढ़ाई, ऑफलाइन हो रही है। ठीक है, ये क्या है? नई शिक्षा नीति। ठीक है, अब आते हैं मुख्य उद्देश्य। +5+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया, कौशल विकास को महत्व दिया गया, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। डिजिटल शिक्षा क्या है? आप ये वीडियो देख रहे हैं, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, डिजिटल तरीके से देख रहे हैं ना। व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया, छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई। समझ में आ रही है? लाभ क्या है नई शिक्षा नीति से? लाभ देख लेते हैं। लाभ हमें तो बहुत है, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और हमें कोचिंग भी नहीं जाना होता है। ये सारे क्या है? हमारे लाभ ही तो हैं। इस नीति से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, शिक्षा अधिक रोचक और रोजगार परक बनेगी, रटने की प्रवृत्ति कम होगी, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक, यानी कि इससे रटने की प्रवृत्ति कम होगी, यानी कि जो बच्चा होता है वो रटने पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि ऐसे में क्या है, हम अगर ऑनलाइन किसी भी टीचर से आसानी से पढ़ सकते हैं। जो आप लोगों को टीचर अच्छा लगता हो उसका वीडियो आप लोग ऑन करिए, पढ़िए। ठीक है, उपसंहार क्या है? नई शिक्षा नीति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी और भारत ज्ञानवान राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति क्या? इस नई शिक्षा नीति में इससे क्या होगा? भारत में विकास होगा और मजबूत प्रणाली बनेगी। समझ में आ रही है बात हमारी? ठीक, देख लेते हैं परीक्षा के लिए सुझाव। परीक्षा के लिए वही सुझाव जो अभी हमने बताए थे, और आई होप आप लोगों को ये 5 निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल लगी होगी। अगले वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ, और आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।